अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना है जो कि CS508 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी हम कर रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 27 से 30 तक है। तो जावा एक लैंग्वेज है और ये डेवलप हुई थी 1990s में एट सन एक कंपनी का नाम है। तो उसमें ये डेवलप्ड हुई थी। बेसिकली जावा जो निकली है वो C++ से ही निकली है। आप ये कह लें कि ये C++ का अपडेटेड वर्जन है। C++ और जावा दोनों सिमिलर हैं। तो जो मिस्टर प्रोफेसर फेल्डमैन थे उन्होंने इसको C++ और मैनेस मैनेस का नाम दिया है। मैनेस मैनेस का नाम क्यों दिया है? क्योंकि C++ से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जावा में ऐड नहीं हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें मल्टीपल इनहेरिटेंस है, पॉइंटर हैं, स्ट्रक्ट्स हैं, इनम टाइप्स हैं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इस तरह से जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब चीज़ें C++ में तो मौजूद हैं, लेकिन कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए जब उन्होंने जावा लैंग्वेज को ईजाद किया था तो ये उन्होंने C++ से हटा दी थी। इन दोनों का कोड या जब हम लिखते हैं कोडिंग तो दोनों सेम तरह की होती है। बेसिकली जो C++ का डेवलपर है जावा सीखने में उसको कोई भी परेशानी नहीं आती। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ से हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो जावा जो है हमारी वो बेसिकली एक क्लास के अंदर काम करती है। उस क्लास को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर क्लास में हमारे पास कोई ना कोई मेन फंक्शन ज़रूर होगा। जो जावा होगी हमारे उसमें हम जो सबसे बड़ी क्लास होगी सुपर क्लास उसको कहते हैं, तो एक सुपर क्लास होगी और उस सुपर क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन के ज़रिए जो भी आर्गूमेंट पुट करवाना चाहें या आउटपुट उसकी लेना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। मेन फंक्शन हमारे पास एक भी हो सकता है, ज़रूरी है कि एक हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी हो तो उसका कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ से उन्होंने लिखा भी हुआ है कि फंक्शन मेन इज़ मेंबर ऑफ क्लास, के जो मेन फंक्शन हो वो क्लास का मेंबर हो और एवरी क्लास मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। तो जो हर क्लास का ना एक मेन फंक्शन होना चाहिए। देयर में बी मोर देन वन मेन फंक्शन इन जावा प्रोग्राम। पूरे के पूरे जावा कोड में हमारे पास बहुत से मेन फंक्शन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एक मेन फंक्शन का होना हमारे पास ज़रूरी है। और जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारे पास पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा हम लिखना चाहते हैं या यूज़र को आउटपुट करवाना चाहते हैं वो पब्लिक में होना चाहिए। जब तक हम इसको प्राइवेट रखेंगे तो इसके अंदर जो भी कोडिंग होगी वो यूज़र को नज़र नहीं आएगी। द मेन में है वन आर्गूमेंट एंड अरे ऑफ स्ट्रिंग। तो उसमें एक अरे ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी ये वाला जो आर्गूमेंट है वो उसमें मेन में होना चाहिए। और देयर इज़ नो फाइनल सेमी कॉलन। जब हम C++ में कुछ चीज़ लिखते हैं तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन डालते हैं इस तरह का, लेकिन जो जावा में है उसमें हमें सेमी कॉलन डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सेमी कॉलन का भी मसला होता है C++ में कि हमें कभी भूल जाता है कि किस जगह पे हमने यूज़ करना है या किस जगह पे हमें नहीं यूज़ करना। तो बेसिकली प्रोग्राम हमारे वहाँ पे एरर दे जाते हैं। तो उनको C++ को जब उन्होंने अपडेट करके जावा लैंग्वेज को ईजाद किया तो ये वाले कुछ डेटा टाइप्स भी उन्होंने यहाँ से काट दिए, जैसे इनम्स वगैरह थे ऊपर हमने देखे, और ये सेमीकोलन वगैरह वो हर जगह पे यूज़ नहीं होते। अब आ जाते हैं जावा फाइल्स के। जो भी हम जावा का कोड लिखते हैं उसको किस फाइल में सेव करते हैं, तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी फ़ाइल की वो डॉट जावा फाइल होगी और उसके अंदर क्या हो, पब्लिक क्लास हो। एक ना एक पब्लिक क्लास हमारे पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ से हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई जिसको ना हमने क्या नाम दिया, हेलो वर्ल्ड का, और इसमें जो हमने मेन बनाया, मेन वाला फंक्शन, वो हमारा क्या है, पब्लिक। अगर ये क्लास हम बनाते हैं इसके अंदर हम कोई भी प्राइवेट कर देते जो हमने मेन वाला फंक्शन बनाया है तो ये वाला कोड हमारे पास रन ही ना होता। और इफ़ देयर इज़ अ पब्लिक क्लास दैन द क्लास नेम। हाँ, एक बात और भी ज़रूरी है कि जो भी हमारा क्लास नेम होगा हमारी फ़ाइल का नेम भी वही होगा। जैसे वहाँ पे हेलो वर्ड था तो हमारी फ़ाइल का नेम भी हेलो वर्ड डॉट जावा फाइल होगी। जब हम इस फाइल को कंपाइल कराते हैं तो C++ हमारे पास या जावा का जो कंपाइलर होता है जैसे JDK वगैरह हो गया, तो हमारे पास वो एक क्लास नाम की एक बाइट वाली फ़ाइल बना देता है। तो उस बाइट वाली फ़ाइल में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जावा बाइट फाइल इज़ क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर स्टोर्ड इन डॉट क्लास फाइल। तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है हमारे पास वो होती है डॉट क्लास फाइल। अगर हम C+ में कोई चीज़ कंपाइल करवाएं
तो उस कंपाइल चीज़ को हमारे पास या तो एक लाइब्रेरी बनती है, या एक फ़ाइल बनती है, या दो फाइल बनती हैं। उन एक फ़ाइल का नाम डॉट एच वाला हो गया जिसमें हमारी लाइब्रेरीज़ वगैरह ऐड होती हैं, और दूसरी जो कोडिंग वाली फ़ाइल होती है वो हमारे पास डॉट सी सी पी वाली फ़ाइल में या डॉट सी पी पी वाली फ़ाइल में आ जाती है। बेसिकली जब हम डेव सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी कोड कंपाइल करवाते हैं, तो वो क्या करता है, वो डॉट सी पी पी फाइल में हमें वो कोड जाके दे देता है। तो ये एक्सटेंशन किस तरह से हम उसको दे सकते थे, ये इसी सारे पैराग्राफ में वही लिखा है। अब आ जाते हैं कि जावा की टाइप्स। जावा के पास दो टाइप्स होती हैं, यानी डेटा टाइप्स की दो एग्जाम हैं। एक होता है प्रीमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है रेफरेंस टाइप्स। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास आ जाता है बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट और डबल डबल। तो और सी प्लस प्लस में बूलियन और जावा का बूलियन में दोनों एक तरह सा है, लेकिन जो करेक्टर है हमारे पास सी प्लस प्लस के कोई ऐसे कंपाइलर हैं जो 1980s में यानी 1970 में या 1980 में यूज़ होते थे। तो उसमें एक करेक्टर का कोड कभी 32 बिट में जाता था, कभी 64 बिट में, और कभी 16 बिट में आ जाता था। लेकिन जावा का जो करेक्टर कोड है वो एक ही बिट होगा हमारे पास, वो होगा 16 बिट। यानी अगर सी प्लस प्लस के कंपाइलर में हम कोई 1980 का कंपाइलर ले लें, तो उस कंपाइलर में जब हम किसी करैक्टर को इनपुट करवाएंगे या उस करैक्टर को लिखेंगे, तो उसकी जो हमारे पास यूनिक कोड करैक्टर होगा उसकी जो बिट बन जाएगी, यानी उसका जो साइज़ बन जाएगा, कभी वो 64 बिट साइज़ बन जाएगा, कभी वो 32 बिट, यानी जिस कंपाइलर को जितना साइज़ चाहिए होता है वो उसी करैक्टर को वही साइज़ असाइन कर देता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा में जिस भी करैक्टर का असाइन होता है उसका साइज़, वो हर कंपाइलर में सिर्फ वही यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं अरेज़। अरेज़ के अंदर सी प्लस प्लस में हमारे पास अरेज़ को हम इनम टाइप भी करवा सकते हैं, उनका यूनियन भी ले सकते हैं, उनका स्ट्रक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर हम ये सब नहीं कर सकते। नीचे जो लिखा हुआ है ये सी प्लस प्लस पे हम अरे किस तरह बनाते हैं और जावा में हम अरे किस तरह बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस में हम जब भी अरे बनाते हैं उसके साथ हमने उसका साइज़ डिपेंड करवाना होता है कि उसका साइज़ हमने क्या देना है। यहाँ पे इंट ए और उसके अंदर जो 10 लिखा हुआ है वो इसका साइज़ है कि इसका साइज़ क्या है, 10। और इसके बाद हमारे पास जो सी प्लस प्लस में आया है, तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस में एक अरे बन जाती है, और इस अरे में हमने क्या करना है, उसका एक साइज़ देना होता है कि अरे का हम कितना साइज़ ले रहे हैं। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो अरे की लेंथ जो होगी वो हमारे पास 10 होगी, यानी इस अरे के अंदर जो भी हमने वेरिएबल या डेटा टाइप स्टोर करवाने हैं वो 10 होने चाहिए। जैसे अरे के कल हमने लिखा था कि एलिमेंट होते हैं अरे के अंदर, इस तरह हम उसमें 10 एलिमेंट ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंट ए लिखा हुआ है, तो इंट का मतलब होता है इंटीजर के। इस अरे के अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर। इसमें स्ट्रिंग नहीं आ सकेगी, इसमें बुलियन नहीं आ सकेगा, इसमें डेटा टाइप्स कोई और भी नहीं आ सकेगा, जैसे फ्लॉट हो गए, तो इसमें सिर्फ इंटीजर ही आएंगे। और a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू 5, ये हम असाइन कर रहे हैं कि जो भी अरे के अंदर ज़ीरो वाली लोकेशन है उसमें हमारा 5 का एलिमेंट पुट कर दो। यानी अरे हमारे पास बनेगी तो उसके बाद सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा, क्योंकि अरे का साइज़ जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और जितनी लेंथ दी होती है उस उतने तक जाता है। यहाँ पे हमने 10 ली हुई है तो अरे का साइज़ क्या होगा, 10 ही होगा। लेकिन जब हम उसको काउंट करेंगे तो 0 से काउंट करेंगे और लास्ट में जब हमारे पास आएगा तो 9 आएगा। इस तरह जावा में जब कोई अरे हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखो हमने अरे बनाई हुई है इंटीजर के नेम से, और उसके बाद हमने एक उसको रेफरेंस टाइप देना होता है कि उस रेफरेंस को हमने यूज़ करना है अरे में कुछ भी चीज़ ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए। उस रेफरेंस के अंदर फिर हमने क्या लिया कि न्यू इंटीजर 10 ले लो, उसकी हमने क्या करवा दी कि लेंथ ले ली, और उसके अंदर जब हम इंटीजर कोई पुट करवाते हैं तो वो सी प्लस प्लस का और जावा का दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं कि जावा में हमारी अरे कैसी होती है। जावा में और सी प्लस प्लस दोनों में हमारे जो अरे होती है वो इसी तरह होती है, करली ब्रेसेस के अंदर उसके आइटम्स आ जाते हैं अरे के। तो ये अरे हम उनमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें भी स्टोर करवा सकते हैं कि अगर बूलियन होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फॉल्स आ जाएंगे, अगर वो करेक्टर होंगे तो उनके साथ यू से आता है यहाँ से यूनिक कोड, कि कोई भी करेक्टर उसका यूनिक कोड यानी वो कितने बिट का है, और उसके बाद उस करेक्टर को वो लेंथ असाइन कर दी जाती है। इस तरह बाइट, इंट, लॉन्ग वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होंगे, और एनी रेफरेंस जो रेफरेंस होगा, जैसे हमने ए वाला रेफरेंस दिया था, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा।
इन जावा अरे बाउंड आर चेक्ड एंड आउट ऑफ बाउंड। अरे बाउंड हमारे पास क्या होता है? अरे बाउंड होता है कि एक अरे अगर एक रेफरेंस के साथ आपके साथ बनी हुई है, तो अगर उसी रेफरेंस पे अगर कोई दूसरी आप अरे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस अरे को चेक कर लेते हैं कि वो अरे क्या अलबत्ता हमारे पास बनी हुई है या नहीं। अगर बनी हुई है तो उसका साइज़ कितना है। यहाँ से उन्होंने एक अरे को या एक रेफरेंस दे दिया ए का, और उसके बाद उसकी जो लेंथ दे दी 10 की, और फिर उसी अरे को उन्होंने क्या किया, 20 की लेंथ दे दी, यानी उसमें अपडेट कर दो। सी प्लस प्लस में हमारे पास एक ही अरे होती है, अगर बाद में हम उसको अपडेट करवाना चाहें तो वो अपडेट नहीं होती। लेकिन जावा हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि वो उसको बाउंड करवा सके, यानी उसको अपडेट करवा सके, अरे को उसके साइज़ को बढ़ा सके या कम करवा सके। तो ए डॉट लेंथ की मदद से हम पहले उसकी लेंथ जमा करवाते हैं या लेंथ उसकी निकालते हैं, और बाद में जितनी भी लेंथ होती है तो उस लेंथ से हमें ज़्यादा दोबारा मर्तबा अपडेट करनी होती है अरे। तो सी प्लस प्लस में हम अरे कॉपीज़ वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन जावा जो हमें फंक्शनैलिटी देता है वो हमें अरे कॉपी करने की भी फंक्शनैलिटी देता है। तो अरे को कॉपी करने के लिए सबसे पहले उसमें हमारे पास जो यूज़ होता है कि सोर्स ऑफ अरे, कि अरे कहाँ पे पड़ी हुई है, यानी किस क्लास के अंदर वाली अरे को आप कॉपी करना चाहते हैं, या किस मेन फंक्शन के अंदर वाली अरे को आप कॉपी करना चाहते हैं। और उस अरे या उस मेन फंक्शन के अंदर जो भी अरे है तो उनकी स्टार्टिंग पोजीशन बताओ, यानी हमारे पास अरे है 100 डिजिट की, 100 इंटीजर की, तो स्टार्टिंग पोजीशन बताओ कि किस इंटीजर से आपने उस अरे को कॉपी करवाना है। अगर सारी की सारी अरे को आपने कॉपी करवाना है तो आपने उसका रेफरेंस टाइप ले लेना है, जैसे ए आया है। अगर आपने उस अरे में से कोई भी डेटा लेना है तो आपने लेंथ असाइन करवा देनी होती है कि इस जगह से लेके इस जगह तक हमें क्या दो, इस अरे को कॉपी करके दूसरी अरे में दो। तो डेस्टिनेशन अरे वो होती है जिसमें हम कॉपी करने वाली अरे को डालते हैं। तो अरे काउंट क्या, कौन सी वैल्यूज़ को हमें काउंट करवा के उसमें से कॉपी करना है। ये उन्होंने एक अरे की एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह से हम अरे को कॉपी कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास एक दो तरह के इंटीजर हैं, यानी दो तरह की अरेज हैं, एक हमारा है ए और एक हमारा है बी। तो हम क्या कहते हैं कि ए जो है तो उसको 10 की लेंथ हमने असाइन कर दी, और बी जो है हमारे पास वो है 5। तो हमने क्या किया, अरे को कॉपी किया कि ए वाली अरे से क्या लो, आप 0 से शुरू करवाओ, यानी 0 वाले एलिमेंट से 5 वाले एलिमेंट तक क्या करो, बी वाले में पुट करवा दो। तो वो क्या करेगा कि ए वाले में 0 देखेगा कि 0 किस पोजीशन पे है, तो 0 वाले में उसने क्या करवाया होगा, 0 वाले पे 9 लिखा हुआ होगा, तो वो 9 से लेके जो 5 उसकी पोजीशन होगी, यानी 5 तक वो कितना आता है, यानी 5वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट या इंटीजर पुट है, तो वो 5वें नंबर से एलिमेंट या इंटीजर उसको लेके उसी बी वाले अरे में पुट करवा देगा। इस तरह से हम इसको क्या करवा सकते हैं, अरे को कॉपीज़ करवा सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में हम इस तरह अरे को कॉपी नहीं करवा सकते। सी प्लस प्लस में जब भी हम कोई अरे को कॉपी करवाते हैं तो वो क्या करवाता है, हमें रन टाइम एरर दे जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको जहन में रखने की ज़रूरत है, जब भी हम एक पूरी की पूरी अरे को कॉपी कर देते हैं तो उसके बाद ये जो बी या ए वाला रेफरेंस होता है वो हमारे पास नल में बच जाता है। तो इस तरह से सी प्लस प्लस हमें ये फंक्शनैलिटी नहीं देती कि ये जो गार्बेज कलेक्शन है वो हमारे पास जमा हो, लेकिन जावा हमारे पास ये फंक्शनैलिटी देती है। जब भी हम इसकी सारी वैल्यूज़ ले लेंगे तो ये बी वाला जो होगा हमारे पास ये गार्बेज में चला जाएगा। गार्बेज में चले जाने का क्या मतलब होता है, जिस तरह हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल्स को डिलीट करते हैं तो वो क्या करती है, वो एक गार्बेज कलेक्शन में जाती है। जिस तरह मैं आपको दिखा दूँ, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। फिर हमने यहाँ से उसको डिलीट करना होता है तो हम डिलीट कर देते हैं, अगर दोबारा से हमने वो यूज़ करना होता है वो हम उठा लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में हमें जब चीज़ कोई भी रिमूव करवा दी या डिलीट करवा दी तो वो तो डिलीट हो गई। लेकिन जो जावा है, जावा हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि वो चीज़ पड़ी रहती है, वो रन टाइम एरर नहीं देती हमें, वो एक तरह से रिसाइकल बिन में चली जाती है। और दोबारा से जब हम उसी नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो जावा हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि ये आपके पास पहले से ही मौजूद है, जस्ट आपने क्या करना है, इसको आपने वहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो ये फंक्शन भी हमें क्या करता है, जावा डिक्लेयर करवा लेता है, या जावा हमें ये एडवांटेज देता है। तो मल्टी डिमेंशनल अरेज भी हम बना सकते हैं जावा में, लेकिन सी प्लस प्लस में हम 2 डिमेंशनल अरेज नहीं बना सकते। ये वाली जो अरे दी हुई है हमारे पास कि एक रेफरेंस है ए, और ए के अंदर क्या बना दिया हमने, इंट 5, और उसके अंदर नल एक हमने उसका जो बिग ब्रैकेट समझ लें या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने नल की वैल्यूज़ ले ली। इंट 5 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 5 रोज़ होंगी, और इस नल का मतलब क्या है कि कोई भी कॉलम नहीं होगा।
जब हमने पहली रो को यहाँ पे ये जो 5 रो हैं यहाँ से देखें, ये पहली रो होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, ये पांचवी। तो इन 5 रो के अंदर हमने क्या लिए हैं, कॉलम्स दिए हैं कि पहली रो के अंदर जो होगा एक कॉलम होगा, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 5 और पांचवी में भी 5 कॉलम्स हमारे पास होंगे। तो इस तरह से हम उनको मल्टी डिमेंशनल अरेज भी बना सकते हैं। ये उस तरह बन जाएंगे जिस तरह हमारे पास एक टेबल होती थी और टेबल की फॉर्म में हमारे पास वो बन के आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्लासेस। सी प्लस प्लस में क्लासेस किस तरह होती हैं और जावा में क्लासेस किस तरह होती हैं। सी प्लस प्लस में जो भी हमारे पास क्लासेस होती हैं उसके साथ हमने क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। लेकिन जावा हमें ये फंक्शनैलिटी नहीं देता। जावा कहता है कि बस आपने क्लास लिखना है और क्लास के बाद उसका क्या करना है, नेम देना है। उसके बाद आपने एक मेन फंक्शन बनाना है और उस मेन फंक्शन में जो भी आपने काम करवाने हैं वो करवाओ। लेकिन सी प्लस प्लस में हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लास और उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट को बाद में हम क्या कर देते हैं, पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं। जावा के अंदर तो पॉइंटर होते ही नहीं है, इसलिए हम जावा के अंदर पॉइंटर वाली फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ से देख लें कि ये एक क्लास को बनाने के लिए हमें इतना कोड असाइन करवाना पड़ता है, यानी उस पॉइंटर को हमें न्यू माई क्लास बनानी पड़ती है। लेकिन जावा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लास और उसके बाद माई क्लास, या क्लास और उसके बाद जो भी क्लास हमने बनानी हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो हेलो वर्ड की हो, चाहे वो जिस टाइप की भी हो, वो हमने यहाँ से डिक्लेयर करवा देनी होती है। ये आपने उसकी कोड वगैरह देख लेनी है कि क्लास हम किस तरह बनाते हैं। एलिसिंग प्रॉब्लम इन जावा। एलिसिंग प्रॉब्लम क्या होती है? एलिसिंग प्रॉब्लम ये होती है कि हम दो फंक्शन लेते हैं और उन दो में से फिर एक दूसरे के मुकाबिल कर देते हैं उनको। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी। तो फिर एलाइसिंग वो होती है कि एक ही चीज़ को हम दो दो नाम दे देते हैं। जिस तरह मेरा नाम हो गया नासिर अब्बास, तो कोई मुझे नासिर भी बुला सकता है और कोई मुझे अब्बास भी बुला सकता है। लेकिन कोड के अंदर जो सी प्लस प्लस में इस तरह का हम कोड देते हैं कि नासिर भी उसको बुलाओ और अब्बास भी बुलाओ, तो वो हमें एरर देता है। लेकिन जावा वाला कोड जो होता है वो हमारे पास एरर नहीं देता। यहाँ से देख लें, जो उन्होंने अरेज बनाई है, तो अरे 1 के रेफरेंस ए को उन्होंने क्या नाम दिया है कि न्यू इंट 4, यानी आपने एक 4 डिजिट की या 4 रोज़ आपने बनानी है एक अरे में। और बी को उन्होंने क्या कहा है कि आपने 2 रोज़ बनानी है। फिर उसने क्या कहा कि आपने जो A0 करना है, यानी जो पहला हर्फ आपने करना है या जो पहला रो वाला एलिमेंट करना है, उसको क्या वैल्यू देनी है, आपने 5 वैल्यू दे देनी है। जबकि बी को उसने कोई वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ पे ऊपर से उसने क्या कहा कि आपने एक ए वाली अरे बनानी है जिसमें क्या हमारे पास 4 एलिमेंट्स हों और बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हों। फिर उसने क्या किया, A0 को कर दिया 5। फिर वो कहता है कि आप नोट कर लो कि बी जो है वो हमारा ए के इक्वल है, यानी ए का भी अब यही नाम हो गया, बी का भी अब यही नाम हो गया। ये वाली जो अरे होगी हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगी। फिर कैंसिल कैसे होगी, ये पड़ी तो रहेगी हमारे पास लेकिन किसी यूज़ की नहीं होगी। तो बी जो होगा हमें इसको असाइन करना पड़ेगा। अब ए भी इसी अरे का नाम हो गया, बी भी इसी अरे का नाम हो गया। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि बी के ज़ीरो को क्या कर दो, यानी बी का जो पहला डिजिट है उसको कर दो 10। ठीक है, तो वो क्या अपडेट करेगा, क्योंकि उसको हमने अपडेट तो कर दिया कि आपने 10 करना है, तो वो किस अरे में जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 अरेज बनी हुई थी बी के नेम से। लेकिन जब हमने उसको क्या किया, जब हमने कहा कि बी आपका नाम आपसे क्या है, ए और बी दोनों का एक ही नाम है, तो बी में जब हम 10 असाइन करवाएंगे तो बेसिकली वो ए वाली को अपडेट कर देगा, ये वाली हमारी गार्बेज में चली जाएगी। ठीक है, ये गार्बेज कलेक्शन में चली जाएगी। इस तरह से हम जब भी इसको आउटपुट करवाना चाहें तो हम ए से भी आउटपुट करवा सकते हैं, बी से भी आउटपुट करवा सकते हैं। तो ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा। यहाँ से दो फंक्शन के ज़रिए भी उन्होंने वही काम किया है, एलाइसिंग वाला। फिर आ जाती है टाइप कन्वर्जन। जावा इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन सी प्लस प्लस इन द टाइप कन्वर्जन। ठीक है, जावा जो है हमारे पास वो टाइप कन्वर्जन में सी प्लस प्लस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो थोड़े हैं, जबकि सी प्लस प्लस में जो डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं। तो बूलियंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर टाइप्स। जो बूलियंस होते हैं हमारे पास 0 और 1 या ट्रू या फॉल्स, वो हमारे पास किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन जो दूसरे होते हैं, कैरेक्टर कभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, बाइट भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीजर को एज ए स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं। इंटीजर को एज ए स्ट्रिंग हम किस तरह ले सकते हैं, स्ट्रिंग किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें डबल क्यूट्स लेने पड़ते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे, चाहे वो इंटीजर होगा चाहे वो बूलियन होगा,
चाहे वो जो भी होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इस इंटीजर को हमने क्या किया है, इसकी टाइप कन्वर्जन की है, यानी इंटीजर को हमने क्या बना दिया है, स्ट्रिंग बना दिया है। तो implicit conversion means that a value of one type is changed to the value of another without any special directive, यानी एक चीज़ की वैल्यू को हमने दूसरी चीज़ की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए हमने पहले यहाँ पे क्या लिया, कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर सी, और उसको हमने क्या बना दिया कि स्ट्रिंग बना दिया ए। फिर हमने इंटीजर लिया के और उसको हमने क्या किया, सी, वही जो करेक्टर है हमने उसी के मुकाबले कर दिया। इस तरह फ्लॉट भी हम कर सकते हैं, डबल भी, या जो भी हम करवाना चाहें उसकी हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन का मानी होता है एक डेटा टाइप से आपने उसको दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना है। ठीक है, अगर मेरे पास हो 5, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास इंटीजर है। अगर मैं इसको फ्लॉट में करवाना चाहूँ, फ्लॉट क्या होते हैं, इशारे वाले होते हैं, तो मैं क्या करूँगा 5 और उसके बाद पॉइंट लगा दूंगा एक, और वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, फिर आगे मैं लगा दूंगा 0। बेसिकली वैल्यू तो हमारी वही रहेगी 5, लेकिन हमने क्या करवा दिया, इसकी टाइप कन्वर्जन करके इसको क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट बना लिया। इस तरह से हम उसकी टाइप कन्वर्जन भी करवा सकते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये आपने यहाँ से देख लेना है कि डबल, और ये जो हमारे पास हैं उसको डबल करवा के हम आप कह लें कि ये हमारे पास एक बुलियन है, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ, यानी डबल के साथ, यानी इसका हम, आप ऐसे समझ लें डी को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो उसके बाद ये 5 मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा, 6 होगा 36, और ये 28 तक हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। जावा क्लासेस कंटेन्स फील्ड एंड मेथड। जावा के पास जो क्लासेस होती हैं वो फील्ड्स और मेथड्स, मेथड्स वही हो गया जो मेन फंक्शन हम उसके अंदर डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, आ फील्ड इज़ लाइक सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस का कोई भी डेटा मेंबर उसमें फील्ड भी हो सकता है। वो हमारे पास प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। जो प्राइवेट होता है हमारे पास, वो जो यूज़र या जिस कोड लिखने वाले ने कोड लिखा है सिर्फ वही उसको देख सकता है, उसको पता होता है कि इसमें प्राइवेट वाला कोई क्लास है। जब जो पब्लिक होता है वो तो हर कोई दे सकता है। जो प्रोटेक्टेड होता है, जैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, कोई भी पासवर्ड उस पर लगा देते हैं, तो प्रोटेक्टेड हमारा इसी तरह से हो गया। जो पैकेज के अंदर हमारे पास जो भी क्लासेस आती हैं वो उसी पैकेज को सबसे पहले हमने क्या करवाना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और उस पैकेज की मदद से वही क्लासेस हमारे पास चलती हैं। जिस तरह इंटरनेट का पैकेज लगवाने के लिए या इंटरनेट को चलाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, पैकेज। तो आप समझ लें जो हमारी यूट्यूब होगी वो एक क्लास हो गई, और जो हम पैसों से पैसे पैकेज लगाते हैं वो हमारा क्या हो गया, पैकेज। कि जब तक वो पैकेज हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम उस क्लास को एक्सेस नहीं करवा सकेंगे। तो ये बहुत ही इजी है कि प्राइवेट से आपको तो पता चल जाए कि वो प्राइवेट हो गई, पैकेज से पता चल गया। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, प्रोटेक्टेड उस पर कोई पासवर्ड वगैरह लगा होगा, और जो पब्लिक है वो तो सबको ही नज़र आएगा। अ सिंपल जावा क्लास, तो ये एक जावा क्लास है जिसके अंदर अरेज बनी हुई हैं, ये आप यहाँ से देख लें। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सी प्लस प्लस में जो होते हैं हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन जावा में हम डिक्लेयर करवा भी सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, नहीं भी करवा सकते। बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास क्या करता है, कंस्ट्रक्टर में जो भी हमारा गार्बेज कलेक्शन है वो उसी में जाता है कंस्ट्रक्टर में। फील्ड इंशलाइजिंग हम फील्ड की किस तरह कर सकते हैं, अगर वो करेक्टर वाली फील्ड है तो करेक्टर से हम करवाएंगे, बूलियन वाली है तो बूल, और उसके अंदर एक न्यू नेम लेंगे। इसी तरह जैसे नीचे लिखा हुआ है कि एक्सेस कंट्रोल, हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक कर देंगे, जिस तरह क्लासेस को हम एक्सेस करा सकते हैं इस तरह, अगर वो प्राइवेट होंगे तो हम प्राइवेट करवा देंगे। स्टेटिंग एंड स्टैटिक फील्ड्स एंड मेथड्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, फील्ड्स एंड मेथड कैन बी डिक्लेयर स्टैटिक, तो वो स्टैटिक भी डिक्लेयर हम करवा सकते हैं और नॉन स्टैटिक भी डिक्लेयर हम करवा सकते हैं। स्टैटिक जब हम उसको डिक्लेयर करवाएंगे, स्टैटिक का मतलब होता है वो किसी ना किसी क्लास के अंदर होगा, जबकि नॉन स्टैटिक होगा वो किसी क्लास के अंदर नहीं होगा। जैसे कोई भी हम फंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं, एक हम बनाते हैं क्लास, ठीक है, यहाँ से हमने बना ली क्लास हेलो वर्ल्ड की, ये हमने लिख ली क्लास हेलो की, ठीक है, और हम इसके अंदर क्या करवा देंगे,
एक इसके अंदर मेन वाला फंक्शन बना लेंगे। सपोज ये मेन वाला फंक्शन है और ये वही हमारे पास क्लास ख़त्म हो रही है यहाँ से। अब इसके बाद हम कोई भी मेन वाला फंक्शन और भी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि जो मेन है वो क्लास के अंदर भी हो सकता है और मेन हम दो जगह भी ले सकते हैं, यानी क्लास के बाहर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा जो हमारा मेन हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, वो नॉन स्टैटिक हो गया। और जो ये हमारे पास पहला वाला मेन हो गया वो क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल फील्ड्स एंड मेथड। जो हमारे पास फाइनल फील्ड होगा, फाइनल फील्ड क्या होगा, जिसको हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया और उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह C++ में अरेज होती हैं, एक बार जब हमने उनकी लेंथ दे दी तो बाद में उस लेंथ को ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम उसको घटा सकते हैं। तो फाइनल फील्ड्स भी वही होते हैं कि एक जो चीज़ आपसे क्लास में डिक्लेयर हो गई तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फाइनल फील्ड उस तरह हो गई कि वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। जिस तरह पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14, वो एक कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद होती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जावा में हम तीन तरह से बना सकते हैं। एक तो डबल क्यूट्स के अंदर जो भी हमारे पास होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। तो उस स्ट्रिंग को हम एक हमारे पास वेरिएबल होता है स्ट्रिंग का जो कैपिटल एस से शुरू होता है। इस तरह से हम ले सकते हैं कि स्ट्रिंग और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को या ये समझ लें कि ये रेफरेंस है। ठीक है, तो ये S1 उसका रेफरेंस हो गया। जब भी हम S1 को कॉल करवाएंगे बेसिकली हम हेलो को कॉल करवा रहे होंगे इस स्ट्रिंग को। तो दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो इस तरह कर दें हम कि उसका पहले रेफरेंस दे दें, फिर न्यू स्ट्रिंग और उसके अंदर वो हम स्ट्रिंग को इनपुट करवा दें। तीसरा जो हमारे पास होता है कि ऊपर हमने इस तरह से इनिशियलाइज़ करवाई हो और उसको सिर्फ हम वहाँ पे क्या कर लें, कॉल करवा दें। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हम ये भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यानी दो स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस ऑपरेटर के ज़रिए हम मिला सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास प्लस वाला साइन यूज़ होता है, यानी प्लस वाला ऑपरेटर यूज़ होता है। बहुत सी लैंग्वेज में ये डॉट यानी मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला ऑपरेटर यूज़ होगा। पैकेजेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी क्लास को जब हम लेते हैं तो एक हमने पैकेज ऊपर इंस्टॉल करवाना होता है। ये बेसिकली एक जावा की लाइब्रेरी होती है। तो उस लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पैकेजेस बने होते हैं। तो जो भी पैकेज हम वहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे वो उसी लाइब्रेरी से हमें उसका क्या कर दे, उसका हमें फंक्शन वगैरह दे देगा। ठीक है, तो हम जिस पैकेज को इंपोर्ट करवा रहे होंगे उसी नेम की हमने क्लास बनाई होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्लास लॉगिन ले लूँ तो ऊपर से मैंने क्या करवाना है, इंपोर्ट पैकेज लॉगिन वाला इंपोर्ट करवाना होता है। अगर लॉगआउट वाला ले लूँ तो मैंने क्या करना है, लॉगआउट वाला पैकेज वहाँ से हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और जब हम स्टैरिक वाला साइन दे देते हैं तो स्टैरिक वाले साइन से मतलब है जो भी हमारे पास ओवरऑल सारे पैकेजेस हैं वो इसी पैकेज में हमारे पास क्या हो जाएँ, इंपोर्ट हो जाएँ। जावा हमें इनहेरिटेंस की भी फंक्शनैलिटी देता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो आपके पेरेंट की खसूसियात होंगी वो चाइल्ड में भी चली जाएंगी। ठीक है, इनहेरिटेंस आप इस तरह से समझ लें, यानी अगर एक बच्चे के वालिद की आंखों का कलर ब्लू होगा तो उसकी आंखों का कलर भी ब्लू हो जाएगा। ये एक तरह से हमारी इनहेरिटेंस हो गई। तो हम इनहेरिटेंस किस तरह से करवा सकते हैं कि एक सुपर क्लास बनाई होती है और उस सुपर क्लास से हम उसकी क्या करवा देते हैं, एक चाइल्ड क्लास बना के उसको एक्सटेंड करवा देते हैं उसी मेन क्लास से। यानी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को हम क्या करवा देते हैं, लिंक करवा देते हैं या एक्सटेंड करवा देते हैं। तो हमारी ये क्या होगी, ये हमारी इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, इनहेरिटेंस में हम इनहेरिटेड, ओवरलोडेड और ओवररिडन भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीन तरह के हमारे पास मेथड है। इनहेरिटेड इसका मतलब तो इनहेरिटेंस से ही अखज़ हो गया कि उसकी जो भी खसूसियात होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ओवरलोडेड में हमारे पास क्या होगा कि इफ़ द सब क्लास डिफाइंस अ मेथड विद द सेम नेम, यानी पेरेंट वाली क्लास में जो मेथड हमारे पास होगा वो अगर सब क्लास उसी सेम नेम से हमारे पास मेथड बनाएगी तो जो हमारे पेरेंट का जो मेथड होगा वही सब क्लास में चला जा आएगा। उसके लिए हमें कोई और कोड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर रिडन का भी यही होता है कि हमने जस्ट रेफरेंस दे देना होता है कि इसको ओवर राइड करवा दो फलाने मेन फंक्शन से या स्ट्रिंग से या क्लास से। कंस्ट्रक्टर ये सुपर क्लासेस में, यानी अगर हम उसकी
कंकैटिनेशन या उसकी इनहेरिटेंस करवा रहे हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना पड़ता है कि उसमें हमारे पास अगर एरर्स वगैरह आ जाएं या गार्बेज कलेक्शन आ जाए। जिस तरह मैंने यहाँ पे ओवर रिडन हमने पढ़ा कि ऊपर वाला जो भी फंक्शन हमने या मेन मेथड हमने कॉल करवाना होता है नीचे, तो जस्ट हमने रेफरेंस दे देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे चाहिए होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जैसे प्राइवेट क्लासेस हो गई, उनको हम डिक्लेयर तो करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इट्स इज सिमिलर टू प्योर वर्चुअल इन सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस भी हमारे पास यूज़ होती हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमने वहाँ पे उसको इनिशियलाइज़ करवाया होता है। जिस तरह हमने कमेंट दिया होता है तो कमेंट को हमने लिखा तो होता है, लेकिन वो जब कंपाइल करते हैं तो वो हमारे पास रन नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी बिल्कुल उसी तरह ही हो गई। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका क्या करवाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाम का एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं, फिर उसको जो भी हम नाम दे दें। इस तरह से हमारे पास ये इंटरफ़ेस आ गया। इंटरफ़ेस क्या होता है, इंटरफ़ेस के अंदर हमने मुख्तलिफ़ तरह के जैसे ये डेटा टाइप्स हैं उसको हमने डायरेक्टली कॉल करवाया होता है। ठीक है, एक डेटाबेस बना ली हमने जैसे, और उसमें हमने क्या कहा कि उसकी सैलरी को क्या कर दो, डबल कर दो, तो उसकी सैलरी वहाँ पे क्या होगी, डबल। यानी ऊपर जो भी हमने उसमें फंक्शन डिक्लेयर करवाए होंगे या रिलेशनशिप डिक्लेयर करवाए होंगे तो उसको हम डेटा टाइप्स की मदद से नीचे वही आउटपुट करवा सकते हैं। ये हमारा हो गया इंटरफेस। ठीक है, अब हम जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या कहते हैं उस वेबसाइट को। सपोज़ मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया तो जो भी हमारे पास होम पेज आएगा वो हमारा क्या होगा, वो एक तरह से इंटरफेस ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। तो इंटरफेस का मतलब भी यही है यहाँ पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर्स। जावा वर्चुअल मशीन्स, ये एरर हमारे पास क्या करती है, थ्रोन बाय जेवीएम। जावा वर्चुअल मशीन के पास जो भी एरर आ जाते हैं किसी कोड में, बेसिकली हम जब भी कोई कोड को आउटपुट करवाते हैं, ठीक है, वो किसी कंपाइलर में जाके उसको क्या करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। कंपाइलर उसमें से सारे फंक्शंस को चेक करता है कि इसमें अगर एरर आ रही हैं तो किस तरह की एरर हैं, वो हमें नीचे जाके दिखाता है। अगर उसमें हमारे पास आईओ एक्सेप्शन यानी इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन हो सकती हैं, उसमें हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन हो सकती हैं, यानी जो भी एरर होंगे वो एक तरह से हमारे पास एक्सेप्शन होंगे। जो कंपाइलर खुद से सॉल्व कर सकता होगा वो उनको कंस्ट्रक्टर के पास भेजेगा उन एक्सेप्शन को, और जो वो सॉल्व नहीं कर सकता होगा तो वो क्या करवाएगा, वो प्रोग्राम को रन नहीं करवाएगा, वो कहेगा कि सबसे पहले आपने ये वाली एक्सेप्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आईओ एक्सेप्शन भी हो सकती है हमारे पास, रन टाइम एक्सेप्शन। जब वो एक्सेप्शन यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग के पास जाती हैं तो वो उनमें से क्या करवाता है, एरर को फाइंड करवाता है और एरर को एक थ्रो बैक करवाता है उसी ऑब्जेक्ट पे कि किस ऑब्जेक्ट से आपके एरर आ रहे हैं। एक्सेप्शन को हम हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है ट्राई कैच ब्लॉक भी होता है। ठीक है, जैसे ये आ गया कैच ब्लॉक, तो इसके अंदर हमारी जो एक्सेप्शन होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और उनको हम क्या करते हैं, रन नहीं करवाते, उसके बगैर कोई कोड रन करवा लेते हैं। जैसे अगर मैंने किसी स्ट्रिंग में नासिर अब्बास लिखा और इसमें हम सिंगल क्यूट या डबल क्यूट लगाना भूल गए तो वो नासिर अब्बास को यहाँ पे डाल देगा, वो हमें बाकी का सारा कोड आउटपुट करवाएगा, लेकिन जो स्ट्रिंग होगी वो वाली वो हमारे पास आउटपुट में नहीं जाएगी। ये नीचे वही लिखा हुआ है कि हम थ्रो किस तरह करवाते हैं और ट्राई कैच बुला के फाइनली से। ये ट्राई का मतलब है कि चेक करो इसमें एक्सेप्शन है क्या या नहीं। अगर वो एक्सेप्शन होती है तो वो कैच में चली जाती है, और कैच क्या करता है, उन एक्सेप्शन को अगर हैंडल हो सकते हैं तो हैंडल करके हमें फाइनली ब्लॉक के ज़रिए वो क्या करवाता है, नीचे दे देता है आउटपुट में। ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से आपने रीड कर लेना है। जावा थ्रेड्स, जावा के अंदर हम थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड का क्या मतलब होता है, ये अगर आपका CS411 सब्जेक्ट है आप लोगों का, या जो भी सब्जेक्ट है उसमें थ्रेड्स वगैरह यूज़ होते हैं। थ्रेड्स हमारे पास वो होते हैं जब भी हम किसी लाइन को प्रिंट करवाते हैं, वो हमारे पास एक तरह से थ्रेड्स आ गया। जैसे ये हमने प्रिंट करवाई, ये एक तरह से हमारा थ्रेड जनरेट हो गया। थ्रेड बेसिकली हमें बताता है कि कौन सी चीज़ यूज़र को चाहिए है और किस तरह से चाहिए है। तो मल्टी थ्रेडिंग भी हमारे पास आ जाती है।
अब थ्रेड को हम किस तरह से एक क्लास में यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक क्लास बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं उसी थ्रेड के ज़रिए। अब इसमें हमने क्या बनाया है कि एक लूप हमारे पास चलती रहे, फार लूप, और इन आई इज़ इक्वल टू 1 कर दो और आई को क्या कर दो, लेस देन 100 कर दो या इक्वल टू 100 कर दो। तो आई 1 से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा, और उसमें क्या वही जो हमारे पास थ्रेड, अगर उस सिस्टम में थ्रेड्स वगैरह होंगे तो हमें उन थ्रेड्स को क्या करवा देगा, यहाँ पे आउटपुट करवा देगा। स्टार्टिंग दी थ्रेड, तो हम थ्रेड के हमारे पास मेथड्स होते हैं कि आपने किस थ्रेड को स्टार्ट करवाना है, स्लीप करवाना है। स्लीप का मतलब होता है कि वो वक्फा कर लेते हैं, और इसके अंदर हमने टाइम देना होता है कि इतने टाइम के लिए आपने क्या करना है, स्लीप कर जाना है, इतने टाइम के लिए आपने रन नहीं होना है, एग्जीक्यूट नहीं होना है। यील्ड होता है, रन होता है, वेट होता है, नोटिफाई होता है, इस तरह से बहुत से फंक्शन होते हैं थ्रेड्स के। ये मेथड्स आप इसको कह सकते हैं। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, जब वो सिंक्रोनाइजेशन अगर वो होगी, थ्रेड एक सिंक्रोनाइजेशन पे काम करेगी, तो मतलब है वो ज़ीरो से लेके जितने भी थ्रेड होंगे वो उस थ्रेड तक क्या करेंगे, चलेंगे। अगर वो एसिंक्रोनस होगी, एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि वो क्या करेंगे, वो बीच बीच में से, कभी ज़ीरो वाला थ्रेड चल सकता है, कभी 5 वाला, कभी 2 वाला, कभी 4 वाला, इस तरह से। ठीक है, तो वो एक समझ लें एक लाइन में या एक क्यू में नहीं चलते जो हमारे पास एसिंक्रोनस थ्रेड होते हैं। नोटिफाई, नोटिफाई आल, ये उस तरह के मेथड हैं। उन मेथड की यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई है, यहाँ से आपने इसको रीड कर भी लेना है अगर करना चाहते हैं, नहीं तो इसका कोई मसला नहीं है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे C# यानी लेक्चर 31 से 34 तक।